ये है क्लास 8 की ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट या 40 क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सा, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर है, इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, तो ऐसे ही उनमें ही आती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब जो नेचर से डायरेक्ट मिलता है, जैसे फार्मिंग है, सेरिकल्चर है, पिसिकल्चर, ये पूछ जाता है ये किस में आते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इसमें नेचर से जो मिल रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ रहा है, जैसे हम खेती कर रहे हैं। या सेरिकल्चर मतलब सिल्क का प्रोडक्शन, ये भी पूछा गया है। पिसिकल्चर फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है कि जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें यूज करके कुछ नया बना रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या है, फार्मिंग, सेरिकल्चर एंड पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब फिश का प्रोडक्शन, सेरिकल्चर मतलब सिल्क का प्रोडक्शन। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करके कुछ नया बनाया जा रहा है। टर्सरी एक्टिविटीज़ में कुछ नया काम नहीं हो रहा है, इन दोनों की फैसिलिटेट या हेल्प करने के लिए तीसरा सेक्टर है टर्सरी सेक्टर या टर्सरी एक्टिविटीज़। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो टर्सरी सेक्टर में आती हैं या टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या है, क्रॉप को ग्रो करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर और लाइव स्टॉक को पालना। तो देखो, पशुपालन भी प्राइमरी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। पशुपालन है या फिर जो भी क्रॉप ग्रो की जा रही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ये सब एग्रीकल्चर में आ रही हैं। सेरिकल्चर पूछा गया है, ये किसका है, ये है कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवार्म, सिल्कवार्म का जो सिल्क का प्रोडक्शन है। पिसिकल्चर मतलब फिश का प्रोडक्शन। विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स पूछा गया है, विटीकल्चर क्या है। और हॉर्टिकल्चर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर में हो रहा है क्या है, वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स को ग्रो किया जा रहा है फॉर कॉमर्शियल यूज़, मतलब बेचने के लिए बड़े लेवल पर बोया जा रहा है इन्हें। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता, ना तो केमिकल पेस्टिसाइड ना फर्टिलाइज़र, इसमें ऑर्गेनिक ही यूज़ किया जाता है सब चीज़ें। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए। सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है कि उसमें बस इतना ही ग्रो या पैदावार उतनी ही होती है जितने से काम चल सके, मतलब किसान के पास उसमें कुछ बचता नहीं है कि उस खाने पीने का काम चल जाता है, इतनी वो उपज कर पाता है, जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब बेचने के लिए कुछ नहीं होता उसमें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये है कि जब पहले खेती होती थी तो पहले कुछ ज़्यादा ऐसे था नहीं, मशीन सिस्टम कुछ था नहीं, और ये खाद का भी कुछ ज़्यादा खास था नहीं सिस्टम। तो पहले जो जंगलों को साफ करते वहाँ खेती करते, वो उस ज़मीन की जब जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती, तो फिर दूसरा एरिया साफ करते, फिर वहाँ खेती करते, तो मतलब शिफ्ट करते रहते थे, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नोमैडिक हर्डिंग वो है जो लोग अपने पशुओं को टाइम टू टाइम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं खाने पीने की खोज में, मतलब हार्श इन्वायरमेंट की वजह से वो एक प्लेस को छोड़ देते हैं, दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। जब वो जैसे कि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो उसे छोड़ देंगे, मतलब राजस्थान है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो राजस्थान के कुछ लोग अपनी भेड़ बकरी लेके आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, तो इसे कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। क्योंकि हार्श जो टेम्परेचर है उसे छोड़ के उस कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओ, फिर वापस वहाँ आ जाओ, इस तरह से नोमैडिक हर्डिंग होती है। पर अपने पशुओं के साथ वो सारा उठा के चलते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग ये है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है बेचने के लिए, फॉर सेल पर्पज इन द मार्केट, उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, इसमें ज़मीन यूज़ की जा रही है ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब पशुपालन भी है और फूड के लिए मतलब खेती की जा रही है और पशुपालन भी किया जा रहा है। ये पूछा गया है मिक्स्ड फार्मिंग में क्या क्या आता है, तो मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन भी है और क्रॉप का कल्टीवेशन भी है, तो दोनों ही मिलके मिक्स्ड फार्मिंग बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लाइव स्टॉक जो रेयरिंग या लाइव स्टॉक या पशुपालन जो किया जाता है वो भी मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर है। प्लांटेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांटेशन मतलब कोई बड़े एरिया पर एक ही क्रॉप को ग्रो करना, जैसे कि टी, चाय के बागान है, कोई इंसान खुद की चाय के लिए तो चाय का बागान नहीं लगाएगा, बेचने के लिए लगाएगा, तो ये प्लांटेशन मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग।
वहाँ पर सिंगल क्रॉप ही लगाई जाती है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू है, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब एक बड़े एरिया में एक ही फसल लगाई जाती है, तो वो बेचने के लिए फॉर कमर्शियल यूज, जिसे कहते हैं प्लांटेशन। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडिया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि वहाँ पर एक जगह को हमने पेड़ पौधे काटे, वहाँ पर आग लगाई, फिर जो भी आग लगी है उसे वहाँ पर मिला दिया, फिर वहाँ खेती की, कुछ साल बाद वो खराब ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो दूसरा एरिया साफ़ किया, वहाँ पर पेड़ पौधे काटे, उनमें आग लगाई, फिर वहाँ पर ऐसे किया, तो इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। और सब्सिस्टेंस इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर उतना ही ग्रो होता है जिससे काम चल सके, बेचने लायक वहाँ पर ज़्यादा ग्रो होता नहीं है। कॉटन ग्रो करते बेस्ट ऑन द ब्लैक एंड एलुवियल सोयल, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सोयल में कॉटन ग्रो करता है। अच्छा, एलुवियल सोयल में भी करता है, पर ब्लैक सोयल ज़्यादा फेमस है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग नाम से जानी जाती है अलग अलग एरियाज में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं जूमिंग, मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, ब्राज़ील में कहते हैं रोका, और मलेशिया में कहते हैं लदांग। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम ये पूछे गए हैं, ये काफ़ी अच्छा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एग्जाम्पल जैसे झूमिंग कहाँ कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में, और लदांग कहते हैं मलेशिया में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जिसका मालिक कोई आम इंसान हो, मतलब सरकार उसे गवर्न नहीं करती है। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज उन्हें गवर्नमेंट रन करती है। कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसे हैं जिसमें लोगों का एक ग्रुप मिलकर सारा उसे चलाता है और जो प्रॉफिट होता है उसे शेयर करता है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स Cooperative sector industries are owned and operated by the producer or supplier of raw materials, workers या और बहुत, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलकर इसे चलाते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, जो अभी इमर्ज कर रही है, जो अभी आगे बढ़ेंगी, जैसे सूरज निकल रहा है तो फिर सूरज ऊपर चढ़ेगा, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं ये। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी, नॉलेज, ये एरिया बढ़ेंगे ही, तो इसलिए इन्हें कहते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। देखो, और में मेटल्स है बट इम्प्योरिटीज के साथ है, तो इम्प्योरिटीज़ को हटा कर मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्मेल्टिंग। और ये किया जाता है उसे और को हीट करके बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि वो प्योर फॉर्म में मेटल हमें मिल जाता है। ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, हुरोन, ओंटारियो, मिचिगन एंड इराई। नेचुरल फाइबर कौन कौन से? ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रेट लेक्स का भी। और नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरल फाइबर ऊल, जो नेचर से मिल रहे हैं, जिन्हें हम नहीं बना रहे हैं। ऊल है सिल्क, कॉटन, लाइनिन, जूट, ये नेचुरल फाइबर है। मैन मेड फाइबर है नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ये याद रख लेने हैं। नाइलॉन मैन मेड फाइबर है और लाइनिन नेचुरल फाइबर है। अहमदाबाद ये कोई सिटी है, किस नदी के किनारे है? तो ये पूछ लिया जाता है, जैसे अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब टेक्सटाइल का सेंटर है इंडिया में। जैसे कि जापान में ओसाका है, इसलिए ओसाका को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। टेक्सटाइल सेंटर है जापान का ओसाका, जिसे कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। इंडिया में अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब एक एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। जैसे बड़े बड़े शहर, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, गांव में कम है, तो इंडिया का एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला गया, वो आया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक एक आम आदमी जी सकता है, जीते हैं, एक एवरेज निकाला गया, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, मतलब एक आम आदमी की जो लाइफ है वो कितनी होती है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जैसे कि इंडिया में 70-80 तक सब जीतते हैं लगभग, मतलब एक मान लो 70 का राउंड, तो जैसे जापान में 90 का राउंड, तो कहीं लाइफ ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, कहीं लोग ज़्यादा जी रहे हैं, कहीं लोग कम जी रहे हैं, उसे अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं। बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। एक एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं, तो एक साल में कितने लोग और पैदा हो गए, कितने बच्चे और पैदा हो गए। डेथ रेट है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो गई।
एक पर्टिकुलर टाइम या एक साल में। यह है डेथ रेट। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेट कर गए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले गए। ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री। बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो, जब भी ग्रोथ रेट होगी। अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी कम है तो ग्रोथ जब भी नहीं होगी। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, डेफिनेटली वो नेगेटिव ग्रोथ होगी। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, जब ही ग्रोथ रेट होगी, नेचुरल ग्रोथ रेट, ग्रोथ जब भी होगी। इमिग्रेशन, जब एक पर्सन मूव करता है, व्हेन ए पर्सन इंटर्स ए न्यू कंट्री, तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। और जब एक पर्सन कंट्री को छोड़ता है, वो इमिग्रेशन। तो दोनों में थोड़ा याद रख लेना है। मतलब कंट्री छोड़ रहा है, और मतलब कंट्री में एंटर कर रहा है। पॉपुलेशन पिरामिड दिखाता है कि कितने साल के एज ग्रुप में कितने लोग हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड एक पिक्टोरियल वे है डिस्क्राइब करने का कि पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, कितने साल के कितने लोग हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड दिखाता है कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन है क्या।